और कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, अब इस वीडियो में हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जो आपका पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक है खंड का के लिए। जैसे कि क्षितिज और कृतिका आपको मालूम होगा। तो जो टोटल 40 में से ना 20 मार्क्स मतलब हाफ मार्क्स से जो है ना इसी सेक्शन से कवर हो जाते हैं। इसमें जो ध्यान देने वाला बात है वो है गद्य खंड। ये गद्य खंड जो है ना क्षितिज का है। तो क्षितिज के गद्य खंड में आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे 8। मतलब इसमें 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 2-2 मार्क्स के, और इसमें टोटल आपको नंबर मिल जाएगा 8। इसमें बेसिकली क्या है, 2 ही चैप्टर है 8 अंकों के लिए। ये है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक और लखनवी अंदाज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लखनवी अंदाज जिसके लेखक यशपाल हैं उसके इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखिए कि बच्चों जो शब्द सीमा है ना 25 से 30 है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके आंसर छोटे या बड़े होंगे। तो आपको अपने दिमाग लगा के मैं बताते जाऊंगा उसके तरीके से आपको 25 से 30 शब्दों में, और जो बड़े आंसर है ना जो कि 50 शब्दों के हैं उसमें आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट शब्द किन किन पर कटाक्ष करता है, लेखक क्या कहना चाहता है। तो देखिए इसका उत्तर है कि एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है अशरीरी जिसका भौतिक स्वरूप न हो, केवल सूक्ष्म अस्तित्व हो। ऐसे शब्द के माध्यम से लेखक ने नवाबों की काल्पनिक जीवन शैली और नई कहानी के लेखकों की अति सूक्ष्म धारणाओं पर व्यंग किया है। तो देखिए इसमें गिनिए कितने से शब्द होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब देखिए ये जो है ना थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है ना, तो इसको आपको छोटा कर देना है। छोटा कैसे करेंगे, जैसे लिख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट शब्द का अर्थ है जिसका केवल सूक्ष्म अस्तित्व हो। ये जो यहाँ पे ये लंबी लाइन है ना इसको हम छोटा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख देंगे जिसका केवल सूक्ष्म अस्तित्व हो। उसके बाद अगर हम बाकी सेंटेंस को लिखेंगे तो हमारा शब्द सीमा कवर हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको अपना दिमाग यूज करके शब्द सीमा में आंसरों को लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है कि लखनवी अंदाज नामक व्यंग का संदेश क्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इस व्यंग का संदेश है कि जीवन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों का महत्व होता है। केवल गंध और स्वाद से पेट नहीं भर सकता, इससे केवल दिखावा होता है, और बिना घटना और पात्र के कहानी लिखना निरर्थक है ना। उसके बाद लेखक के मुंह में पानी आने पर भी खीरा खाने से इनकार क्यों किया, क्योंकि उनका आत्मसम्मान उनके अंदर में जिंदा था। वो खाने के लिए ललचा उठे थे लेकिन मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान को बचाने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। तो इस प्रकार से आप जो है ना आंसर बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आपको ये जो चैप्टर आपने अच्छे से समझा है और जो मैं आपको दे रहा हूँ PDF, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कितने भी शब्द सीमा में उसको लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कि नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा। तो देखिए नवाब साहब को क्या हुआ कि जब उन्होंने खीरा सूंघा और खिड़की के बाहर फेंका तो उनको लगा कि उनकी नवाबी शान में 4 चांद लग गए हैं। तो इसी कारण उनकी आंखों में नशा आ गया और इसको दिखाने के लिए उन्होंने लेखक की तरफ गुलाबी आंखों से देखा। अब इसमें देखिए प्रश्न 5 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न लगभग आएगा ही, मान के चलिए। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है, यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए सनक जो है ना सकारात्मक तभी हो सकता है जब वो किसी अच्छे कार्य के लिए किया जाए। जैसे कि महात्मा गांधी ने राष्ट्र को आज़ाद करने के लिए जो सनक का प्रयोग किया था ना, तो एक सकारात्मक सनक था। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने राष्ट्र को आज़ाद करने के लिए सनक का सकारात्मक रूप में उपयोग किया और विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के द्वारा अंग्रेजों को भारत से भगाया और भारत को आज़ादी दिलाई, तो हम मान सकते हैं कि सनक जो है ना सकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो उत्तर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आप अपने तरफ से भी उत्तर इसमें बना सकते हैं। अब दूसरा देखिए जो चैप्टर है इसमें कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो इसमें पहला प्रश्न हम लेंगे कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि इतनी ममता इतना अपनत्व वाक्य द्वारा फादर की कैसी छवि उभरती है। तो देखिए चैप्टर में हमने अच्छे से समझा है कि जो फादर कामिल बुल के थे उनके हृदय में सभी के लिए प्यार और अपनापन था। वो किसी से घृणा नहीं करते थे, द्वेष नहीं रखते थे, सभी को गले लगाते थे। यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें प्रश्न 2 देखिए कि मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को परिश्रम कौन से दिन याद आते हैं। ये परिश्रम नहीं है, एक्चुअल में जो परिमल है ये जो आपस में कामिल बुल्के से मिला करते थे ना, उनके याद में कौन से दिन याद आते हैं, इस प्रकार का प्रश्न है। तो लेखक को याद आते हैं कि किस प्रकार से फादर जो है ना पारिवारिक रिश्ते में बंद कर हंसी मजाक में शामिल रहते, गोष्ठियों में गंभीर बहस करते और बेझिझक अपने विचार को रखते। तो उनको ऐसा लगता है कि वो फादर या सन्यासी नहीं हैं बल्कि उनके बड़े भाई या किसी पुरोहित की तरह हैं जो उनको हमेशा आशीर्वाद देते और किसी भी दुख सुख में हमेशा फादर जो है ना काम आते थे।
तो इसीलिए उनको ये दिन याद आते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न में देखेंगे कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं। कि लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि जो सच्चा सन्यासी होता है ना, वो संकल्प से सन्यासी होता है, और वह जो सन्यासी है समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करता है, वह किसी राष्ट्र विशेष के लिए नहीं बल्कि मानव जाति के लिए कार्य करता है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति के रूप में उसमें त्याग, प्रेम, करुणा और मानवता की भावना जो है ना भरी होनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न में देखेंगे तो फादर कामिर बुल्के भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर बताइए। तो देखिए, फादर कामिर बुल्के ने भारतीय संस्कृति को अपना लिया। जैसे ही भारत में आए, यहाँ पे उन्होंने लोगों से संपर्क बनाए, रिश्ते बनाए, उनके उत्सव में जाने लगे और उनके संस्कारों में बुजुर्ग के भांति सम्मिलित होने लगे। उन्होंने भारतीय संस्कृति में जैसे रामकथा उत्पत्ति और विकास जैसे विषय पर शोध किया, जो बताता है कि उनको इस संस्कृति से अगाध प्रेम था। इसीलिए जो लेखक हैं उनको लगता है कि फादर कामिर बुल्के जो है ना भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। और इसका लास्ट चैप्टर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। तो देखिए, फादर जो है ना हमेशा सुख दुख में वो शामिल होते थे, हमेशा एक परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करते थे और मुखिया के समान सभी जिम्मेदारियों को निभाते थे। हंसी मजाक से दूरी रखते हुए भी वो गोष्ठियों में जाते थे, साहित्यिक चर्चाओं में भाग लेते थे। तो इसको काफ़ी छोटे रूप में हमको लिखना है ना, याद रखिएगा। शब्द सीमा कितना है, 30 शब्द का है। तो 30 शब्द में कैसे लिखेंगे कि फादर जो है ना हमेशा एक घर के मुखिया की तरह व्यवहार करते थे, सुख दुख में हमेशा सम्मिलित होते थे और बेबाकी से वो साथ दिया करते थे। इसलिए लेखक को फादर की उपस्थिति जो है ना देवदार की छाया की समान लगती थी। अब आगे देखिए, काव्य खंड पे आ चुके हैं। तो काव्य खंड में हमको 6 मार्क्स मिलेगा, है ना, याद रखिएगा 6 मार्क्स। इसमें 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। टोटल कितना हो जाएगा, 6 मार्क्स। ठीक है, इसमें भी शब्द सीमा जो है ना वो 30 वर्ड्स की है। तो सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है उत्साह और अट नहीं रही है, 2 उनकी रचनाएं यहाँ पे, उनसे संबंधित प्रश्नों को लेंगे। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। उन्होंने बादल का प्रयोग करके क्रांति जगाना चाहा है, बदलाव लाना चाहा है, समाज को जगाना चाहा है। इसीलिए वो गरजना शब्द का प्रयोग जो है ना क्रांति, बदलाव और विद्रोह के प्रतीक के रूप में करते हैं। इसीलिए बादल को गरजने के लिए कहते हैं। दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्साह कविता का उद्देश्य संदेश स्पष्ट कीजिए। तो उत्साह देखिए एक आह्वान गीत है और एक प्रतीकात्मक कविता है। कवि बादल से निवेदन कर रहे हैं कि वो गगन को घेर लें और अपनी बिजली की शक्ति से लोगों में जोश उत्साह भरें, ताकि लोग जो है ना नव सीजन के लिए आगे आएँ। अब देखिए, इसमें प्रश्न क्रमांक 3 जाते हैं हम लोग कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो देखिए, उत्साह इसलिए रखा गया है कि जिस प्रकार बादल भयंकर गर्जना के साथ जब बरसते हैं तो धरती के प्राणियों में एक नया ऊर्जा का संचार हो जाता है, उसी प्रकार से लोगों के मन में नए जोश और उत्साह भर जाता है। तो कवि जो है ना बादल के माध्यम से लोगों के उस मन में उत्साह का सृजन करना चाहते हैं। इसीलिए क्रांति लाने के उद्देश्य से उन्होंने इस शीर्षक इस कविता का उत्साह रखा है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो कविता में बादल जल बरसाने की शक्ति के रूप में, उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप में, पीड़ाओं का ताप भरने वाले सुखकारी शक्ति के रूप में यहाँ पे है। अब देखिए, नाद सौंदर्य किसे कहते हैं। अब देखिए, इसमें उत्तर यहाँ पे छोटा दिया है, इसको आप बड़ा करेंगे कि शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में खास भाव दृश्य का ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो। माने ध्वनि में जब कोई कवि जो है इस प्रकार का लेखन करता है कि वो जब हम उसको पढ़ें तो ध्वनि का भी उसमें प्रभाव हो, तब उसको हम नाद सौंदर्य कहते हैं। अगला देखते हैं, हट नहीं रही है कि महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो देखिए, फागुन में क्या होता है कि सभी तरफ खूबसूरत फूल खिले होते हैं, डाली हरे लाल रंगों के पत्तों से भरी होती है, वातावरण सुगंधित फूलों की खुशबू से महकते रहता है और प्रकृति इतनी सुंदर और मनमोहक हो जाती है कि कवि उसकी सुंदरता पे मोहित हो चुके हैं, इसीलिए उनकी आंखें उनसे नहीं हटती हैं। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही। अब इसमें देखिए 2 प्रकार के प्रश्न है ना, एक बड़े उत्तर का है और इसी को छोटे उत्तर में कैसे लिखा है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से उत्तर को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। कि फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। देखिए छोटा रूप में उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और हवाओं में प्रकट हो रहा है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहाना हो गया है कि उस पर से आंखें हटाने का मन नहीं करता। प्रश्न इसमें 3 है कि फागुन के सौंदर्य का चित्रण कीजिए जिसके आधार पर उसे अन्य ऋतुओं से भिन्न समझा जाता है। तो देखिए, फागुन में वातावरण बहुत मीठा सुहाना होता है, धरती पे बहुत अधिक फूल इसी मौसम में खिलते हैं, आसमान स्वच्छ और साफ होता है, पक्षियों के समूह जो है ना आकाश में विहार करते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, नए नए फूल पत्ते उगते हैं,
चहु और ऐसा लगता है कि प्रकृति में शोभा या सुंदरता जो है ना बिखर गई है और फागुन की खूबसूरती जो है ना संभाले नहीं संभलती है। तो इसमें 2-3 पॉइंट को आपको उपयोग करके इसके उत्तर को लिखना है। आगे देखिए कि फागुन की मस्ती का मानव मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फागुन का महीना रंगीन होता है, मानव मन जो है उत्सव के मुद्रा में आ जाता है और भरा भरा मन जो है काफ़ी सौंदर्य से प्रभावित होकर सौंदर्य को आँख में बंद करना चाहता है और सौंदर्य को हमेशा अपनी आँख में लेके वो फागुन महीना में जीना चाहता है। अब आखिरी प्रश्न देखिए कि इस कविता में कवि ने नई कविता करने वाले कवियों को किस संबोधन का प्रयोग किया है। इस कविता में कवियों को नवजीवन के संबोधन का प्रयोग यहाँ पे उन्होंने किया। अगला जो आपका चैप्टर है वो कन्यादान है, जिसके रचयिता ऋतुराज हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की से दिखाई मत देना। माँ चाहती थी कि उसकी लड़की जो है ना, लड़की होने का जो रूप है उसको त्यागे, मतलब सरलता, धैर्य, निस्वार्थता को त्यागे। लेकिन लड़की जैसी दिखाई देने का मतलब होता है कि उसमें हिंसा, दुर्बलता या भीरुता ना हो। तो शोषण और अन्याय से बचने के लिए माँ ने ऐसा कहा। दूसरा, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी कि जब से बेटी का जन्म होता है तो माँ के साथ उसका गहरा रिश्ता होता है। सारे सुख दुख की बातें जो है माँ बेटी के साथ करती है, बेटी उसके लिए सब कुछ होती है, इसीलिए माँ को अंतिम पूंजी लग रही थी। प्रश्न 3 देखेंगे तो एक कन्या के मन में वैवाहिक जीवन की प्रायः कैसी कल्पनाएं होती हैं। तो कन्या जो है वैवाहिक जीवन की जो कल्पना करती है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुंदरता का या मधुर कल्पना का भाव होता है। उसको लगता है कि धूमधाम, गहना, वस्त्र ये सभी विवाह है, आनंद से परिपूर्ण होना ही वो विवाह समझती है। उसके मन में वैवाहिक जीवन सुंदर और सुखद होता है। आगे देखिए प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है कि लड़की जैसी दिखाई देने का क्या आशा है, कवि ने उसे उसके लिए मना क्यों किया है। लड़की जैसी दिखाई देने का आशा है भोली होना, सरल होना, समर्पणशील होना या शोषण के विरुद्ध प्रतिकार न करना। तो लड़की की माँ नहीं चाहती कि ससुराल वाले उसकी सरलता और भोलेपन का शोषण करें, उसको दबा कर रखें, इसीलिए उसको मना किया है कवि ने। कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को जो सीख दी है, क्या वह आज के युग में भी अनुकूल है, स्पष्ट कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल, आज के युग में भी यह सीख अनुकूल है, क्योंकि आज जब ससुराल जाती है नवविधु तो उससे अनेकानेक अपेक्षाएं की जाती हैं और उसको अपमान सहाया जाता है और दहेज न मिलने पे जला भी दिया जाता है। तो माँ चाहती है कि बेटी चुनौतियों का सामना करे, उसके सच्चाई को स्वीकार करे और पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी स्वाभिमान के साथ जिए। इसके बाद देखिए हम लोग कृतिका भाग 2 पे आ चुके हैं। तो कृतिका में याद रखिएगा टोटल मार्क्स आपके 6 हैं, 2 क्वेश्चन लिखना है 3 मार्क्स के, मतलब आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के सही ढंग से हल करने हैं। टोटल 3 क्वेश्चन मिलेगा, 3 में 2 सॉल्व करने हैं। तो पहला है माता का अंचल, लेखक हैं शिव पूजन सहाय। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है, जो शब्द सीमा है उसके हिसाब से लिखना है। प्रश्न पहला इसमें कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, पर विपदा के समय पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह है। तो देखिए जैसे कि हमने इस पाठ में पढ़ा है कि माँ की बजाय पिता से उसको लगाव अधिक था, लेकिन पिता जो है ना लालन पालन नहीं करते हैं, दोस्त जैसे व्यवहार करते हैं और विपदा के समय उसको एक ऐसे आंचल की ज़रूरत होती है जिसमें उसको गहरा विश्वास हो, जिसके हृदय से वो जुड़ा हो। और माँ के हृदय को ना बच्चा पहचानता है और बच्चे के हृदय को माँ पहचानता है। तो विपदा के समय में शिशु जो है ना पिता के पास ना जाकर माँ के पास जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। क्योंकि कम उम्र में बच्चे जो है ना किसी चीज़ को गंभीरता से नहीं लेते, जैसे वो आसपास देखते हैं वैसा उनके दिमाग में प्रभाव पड़ता है। तो उसी कारण से जैसे ही वो बच्चों को देखता है तो उसके मन में खेलने की भावना आ जाती है और अपने दुख और तकलीफ को भूलकर तुरंत वो खेलने में भिड़ जाता है। आगे देखते हैं कि भोलानाथ उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। तो 1930 के दशक में लिखी गई उपन्यास है। उस समय क्या था कि लोग जो मिट्टी से खेलते थे, आस पड़ोस के बच्चों से खेला करते थे और आत्मीयता का भाव होता था, खेलने में स्वच्छंदता होता था। उस समय कोई प्रकार की आपराधिक घटनाएं नहीं होती थीं। जबकि वर्तमान में क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो घरों में ही रहते हैं और घरों में रहने के कारण जो है वो घर में वीडियो गेम या मोबाइल वगैरह से, इंटरनेट से खेलते हैं, जबकि उस समय के बच्चे जो है ना धूल मिट्टी से खेला करते थे। तो देखिए इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा दिया है ना, तो इसको आप अलग अलग बिंदुओं को लेते हुए शब्द सीमा में जरूर लिखिएगा। आगे देखिए कि उस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति से आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो देखिए आज की ग्रामीण संस्कृति में हम देखते हैं कि काफ़ी परिवर्तन हो गया है। सामूहिक जीवन जो है लगभग ख़त्म हो चुका है। आज घर सिमट गए हैं, चबूतरों का प्रचलन खत्म हो गया है, एकल परिवार आ गए हैं। आज बच्चों की खेल सामग्री बदल चुकी है, खेल खर्चीले हो गए हैं और आज नई संस्कृति में बच्चे धूल मिट्टी से बचते हैं। आज मैदान भी नहीं रहे और डब्बों जैसे घर में रोग रहने लगे हैं।
अब आखिरी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वो आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। तो देखिए, उस समय का बचपन है ना, जब आपस में लोग मिलजुल के रहा करते थे, कोई जाके ऑफिस जाता नहीं था, दिन रात का काम नहीं था, और उस समय लोग आपस में ही सब प्रकार के चीज़ों का शेयर करते थे। तो इसको हम लिखेंगे कि इसमें जो दुनिया रची गई है आज की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है। आज जो है लोग दिन भर काम करते हैं, शाम को थक जाते हैं, और आज नए नए प्रकार के खिलौने आ चुके हैं। नंग दड़ंग रहने का प्रचलन नहीं है, सभी को कपड़े से सजने और ढकने का चलन है। जबकि इस समय बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में भेजा जाता है। मस्ती वो गायब हो चुकी है, स्वच्छंदता गायब हो चुकी है, और केवल नंबर लाना है, स्कूल ड्रेस, स्कूल मेम। तो आप इस प्रकार के वाक्यों का उपयोग करके इसका उत्तर लिखेंगे। इसमें अगला है कि जार्ज पंचम की नाक, इसके लेखक हैं कमलेश्वर। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इसको दो प्रकार से पूछा जा सकता है कि सरकारी तंत्र में जार्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किन मानसिकता को दर्शाती है। यह इसको दूसरे प्रकार से पूछ सकता है कि जार्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी किस मानसिकता को दर्शाती है। तो देखिए, चाटुकारिता की मानसिकता को दिखाती है, गुलामी की मानसिकता को दिखाती है, क्योंकि जार्ज पंचम अंग्रेज सम्राट थे, उनको गए हुए कई साल हो गए, लेकिन जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो जो है ना किस प्रकार से चाटुकारिता में लिप्त रहती है। किसी को सम्मान देने के लिए वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार होती है। तो इस प्रकार से सरकारी तंत्र की अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है। आगे देखिए कि और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। वस्तुतः कायापलट का मतलब होता है कि नए रंग रूप प्रदान करना, सजाना, संवारना। तो उस समय हवेलियों को सजाया गया होगा, सड़कों को नई निर्मिली बनाया गया होगा, इमारतों की मरम्मत की गई होगी, सजावट फव्वारे लगाए गएंगे और यातायात का सुप्रबंध किया हो गया। तो इन बिंदुओं के आधार पर आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 3 है कि जार्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किया। उन्होंने फाइलें ढूंढवाई, पत्थर की स्थान स्थान पर पता लगाया, फाइल न मिलने पर उस पत्थर को ढूंढा, हर पहाड़ पर गया, प्रमुख नेताओं की मूर्तियों को ढूंढा, नाक नापने का हर प्रकार से प्रयास किया, बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद हुई बच्ची की मूर्तियों की नाप नापी, लेकिन सब बड़ी निकली। देश के किसी जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने का प्रयास किया गया, यह प्रयास सफल रहा, अंत में जिंदा नाक लगा दी गई। आगे देखिए, प्रश्न है कि नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का घोतक है। यह बात पूरे व्यंग रचना में किस प्रकार उभर के आई। कि नाक जो है ना, यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से सरकारी तंत्र और मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी गुलाम मानसिकता के साथ काम करते हैं। आज देश को स्वतंत्र हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन जो सरकारी तंत्र है उसकी मानसिकता जो है ना आज भी गुलामी बनी हुई है, गुलाम की बनी हुई है। वो जो जार्ज पंचम है उसको खुश करने के लिए, एलिजाबेथ को दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो देश की प्रतिष्ठा के विपरीत ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार से हमको पता चलता है कि ये गुलामी की मानसिकता का ही प्रतीक है। अब आगे देखते हैं, साना साना हाथ जोड़ी, ये आपका अंतिम चैप्टर है। इसके लेखक हैं मधु कंकरिया। तो पहला प्रश्न है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो इसका उत्तर होगा कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन को सम्मोहन जगा रहा था। उसकी सुंदरता जादू सा कर चुका था और समय कुछ ठहरा हुआ लग रहा था। उनके भीतर विहार एक शून्य सा प्रतीक हो रहा था। प्रश्न 2 है कि गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ना बहुत मेहनत करते थे। स्त्रियाँ बच्चों को पेट पे लाद के ले जाती थीं, सारे काम पेट पे लाद के होता था। पहाड़ी क्षेत्र था, ऊंचा नीचे उतरना चढ़ना। और इस प्रकार से अगर हम शहरों के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये मेहनतकश बादशाहों का शहर है। प्रश्न 3 है कि प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसे अनुभूति हुई। लेखिका को ऐसा लगा कि वह देखती रह गई। उसको ऐसा लग रहा था कि यह पहली बार जो है ना झरने को देख रही है, फूलों की सुंदरता को अनुभूति कर रही है और उसको जीवन की सार्थकता का एहसास होने लगा। उसको झरनिया की भांति निरंतर गतिशील रहना, फूलों की भांति सुगंध फैलाना ही जीवन का सच्चा लक्ष्य लगने लगा। प्रश्न इसमें चौथा है कि प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। तो लेखिका को देखिए, यहाँ पे जो सुंदर कोमलांगी महिलाएं पत्थर तोड़ती थीं वो बहुत ही ज़्यादा उनके मन को झकझोर गया। उनको लगता है कि सुंदर सौंदर्यिक जगह में या स्वर्गिक जगह में किस प्रकार से लोग भूख, मौत और जिजीविषा से जंग कर रहे हैं। और इसका अंतिम प्रश्न देखिए कि जितेन के अनुसार पहाड़ी लोग गंदगी क्यों नहीं फैलाते। तो जितेन सिक्किम के जनजीवन, संस्कृति और धार्मिक ज्ञान से भली भांति परिचित हैं। उनकी मान्यता है कि यहाँ देवी देवताओं का निवास होता है। उनका विश्वास है कि जो गंदगी फैलाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगा, इसलिए लोग गंदगी नहीं फैलाते। बच्चों, जो PDF है आप अपने उपयोग के लिए डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आपको आशा करता हूँ कि जो ये मेरा मटेरियल है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुँचाएगा आने वाले एग्ज़ाम में। आपको जितना शेयर हो सके इसको शेयर करिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।